हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल हमने पंचायत के बारे में पढ़ा और आज भी वही टॉपिक चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो यहाँ से ना एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे, जिससे कि आपका जो बेस है, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जैसे हम क्लास 7 में जाएंगे तो चीज़ों को आप इंटरलिंक करके समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक टर्म्स जो मैंने आपको पहले कल जो क्लास हम कर रहे थे पंचायत वाला, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि किसको क्या बोलते हैं। इसी तरीके से आपका बेस बन गया तो आपको 7th वाली चीज़ें समझ में आ जाएंगी और 8 वाली। और आपको पता ही है कि ज्योग्राफी की सिर्फ आई थिंक 1 या 2 ही क्लास बाकी है क्लास 8 का, तो वो कल संडे है, कल ख़त्म हो जाएगा। एंड मंडे से क्लास 8 की एनसीईआरटी, वो भी जो नेक्स्ट वीक है उसमें 8 क्लास की भी एनसीईआरटी ख़त्म। तो हमारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज फिर से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से ही। बेसिकली आपको पता है कि 12 बजे पॉलिटी की क्लास होती है। कल हमने चैप्टर 4 पढ़ा था पंचायत के बारे में, और आज हमारा है गांव का प्रशासन। सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सीटेड दिसंबर एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलता है। डेली शाम को मैं पीडीएफ जो है क्लास वाइज टेलीग्राम पे भेजती ही हूँ, तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन जरूर होइएगा, क्योंकि वहीं पर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप लोग डेली लाइक्स करते हो, 250 ही लाइक्स आता है मेरे पास, बट वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड यकीन मानिए, आप लोग जो भी बोलते हो कि ये करा दीजिए, क्लास इस तरीके का होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। बस इसी तरीके से सपोर्ट अपना बनाए रखें। और आप लाइक करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आपको दिल से शुक्रिया। एंड आप सभी का सीटेड 100% क्लियर होगा, बस चीज़ों को फॉलो करते जाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज भी आपको पता है 6 क्लास की एनसीईआरटी है, तो गांव के प्रशासन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये बच्चों के हिसाब से बनाया गया है कि कोई भी चीज़ को स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे। आपने देखा होगा कि पहले गांव वगैरह में क्या होता था कि लोग खेत वगैरह, जैसे कि मान लो ये एक खेत है, इसके बगल में एक दूसरा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, मान लो पर्सन है, तो इसका ये खेत है, इसका ये खेत है। फिर क्या करते हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा कि जो मेड़ होती है ना गांव में, ये देखिए इसको बोलते हैं मेड़, थोड़ा सा ऊंचा होता है, पानी के बहाव जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ज़मीन का ना थोड़ा सा मेड़ ऐसे बढ़ा के बना लेते हैं दूसरे के ज़मीन में। तो यही सेम चीज़ इन दोनों के बीच में हो रहा है और आपस में लड़ रहे हैं। ये बोल रहा है कि तुमने क्यों मेड़ इतना बनाया, आपस में मार पीट करके पुलिस थाने चले गए, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी तो नहीं पूछी जाएगी, बट आखिर में इसमें किसका क्या रोल है। अगर किसी के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसका सोल्यूशन कौन देगा, और यहाँ से ही सीटेड क्वेश्चन पूछा है। टॉपिक्स जो है बहुत छोटा है, बट यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मान लो लड़ाई उड़ाई करके कुछ भी ऐसा होता है तो उसका समाधान कैसे होगा, ये भी तो एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से देखिए, हाँ, तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्या पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है, तो हर पुलिस थाने का होता है, जो उसके नियंत्रण में रहता है और यही इसको कंट्रोल करता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो आप उसी थाने में लिखवाएंगे, जो कि आपके यहाँ पे जिस एरिया में है वहाँ पे वैसे भी हर कार्य क्षेत्र में पुलिस थाना होता ही है। फिर यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, ठीक है। जो थानेदार होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी घटना हुई है पहले पूछताछ करो, जांच पड़ताल करेंगे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करेंगे। तो जब भी ऐसा दो लोग जमीन के बारे में लड़ रहे हैं कुछ भी, तो उनको क्या करना होगा, अपने एरिया का जो पुलिस थाना होगा वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज करानी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से जो भी स्टेटमेंट बन जाएगा आप आराम से कर लेंगे, ओके। उसके जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ घटना हुई होगी, तो ये जो है गया है अपने एरिया के पुलिस थाने में रपट लिखाने, ओके। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब आप मुझे बताओ कि जैसे कि यहाँ से ना हर बार क्वेश्चन पूछता है कि ज़मीन का लेखा जोखा कौन रखेगा, ज़मीन को नापता कौन है, रिकॉर्ड कौन रखता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये जो है किसान हस्बैंड वाइफ है, और ये एक है जो लेखा जोखा रख रहा है। तो ये आखिर में है कौन, तो चलो इसको ही देख लेते हैं। जो हाईलाइटेड है केवल वही लिखना है, बाकी तो सारी कहानी है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, और यही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस बार 20 अगस्त को पूछा था। भरोसा ना हो तो एक बार देख लेना कि ज़मीन को नापने और रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है, पटवारी का होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। अब एक यहाँ पर मान लो मेरे यहाँ पे पटवारी बोलते हैं, किसी के यहाँ पे इसको लेखपाल बोला जाएगा, कोई इसको कर्मचारी बोल सकता है, कोई इसको ग्रामीण अधिकारी बोलेगा, तो कोई इसको कानूनगो कहता है। समझ में आ गया।
तो बेसिकली याद रखना कि जमीन को नापने और रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी को होता है, और पटवारी के नाम कई हो सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, ये नोट कर लेना। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो हर पटवारी जो है कुछ गांव के लिए, सारा गांव नहीं, कुछ मतलब बहुत सारे पटवारी होते हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ का ज़मीन का नापना, लेखा जोखा, ये पटवारियों का काम है, ठीक है। उसके बाद याद देखिए, यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, जिसे जरीब कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा, ये जो नापते हैं ना, लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, जरीब। ये चीज़ याद रखो, जो मैं बोल रही हूँ आपको वही नोट करना है। पटवारी जो है किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब मॉडिफाई करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको अपना देखना रहेगा और इसको मॉडिफाई करते रहना होगा, क्योंकि किसान फसल बदलेगा, कुछ और उगाएगा। उसके बाद से ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। या कोई कहीं पे कुआं खोद लेता है, जैसे कि मान लो कि पटवारी जो है वो रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी फसल उग रही है, सारा विवरण जो है सरकार को देना होता है। बट पटवारी को जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार किसान फसल बदल देता है, कुछ और उगाता है, या फिर कहीं पर कुआं खोद लेता है। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो पटवारी है वो क्या करेगा, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करेगा, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, और यह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। इसके बाद से ये वाली पॉइंट नोट कर लेना कि किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, और कहीं पर कुएँ खोद देते हैं। तो ये जो राजस्व, ये जो इनका हिसाब रखेगा कौन, कि कितना कहाँ पे खर्चा हो रहा है, ये राजस्व विभाग, नाम से ही स्पष्ट है, राजस्व विभाग का काम होता है, ठीक है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग ही इस काम का निरीक्षण करते हैं। बस इतना, यहाँ तक का पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर कहानी बताई गई है कि किस तरीके से जो है पटवारी रिकॉर्ड रखता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इनका ये विवरण दिया गया है, जिसको हम खसरा कहते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है ना, इसको खसरा कहते हैं। इसमें पटवारी जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रिकॉर्ड है उसको खसरा कहते हैं। बस, तो पटवारी का काम आपको समझ में आ गया। और राजस्व विभाग क्या करता है कि कहाँ पर कितना हिसाब रखता है, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि भारत में जो है सभी राज्य जो हैं वो जिले में बटे हुए हैं, ठीक है। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया गया है। अब जमीन व्यवस्था के लिए क्या किया गया, इन जिलों को भी बांटा गया है खंडों, छोटे खंडों में। जिलों के उपखंड जो हैं उसको कई नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि आपका तहसील, तालुका, इस बारे में सुना है। तो ये क्या है, ये जिले के उपखंड हैं। और सबसे ऊपर क्या होता है, जिला अधिकारी होता है, ये तो सभी को पता है। और उसके नीचे, जिला अधिकारी के नीचे होता है तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व, मतलब जो कर इकट्ठा हुआ है वो इकट्ठा होते रहे। और वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, ठीक है। ये सब कुछ किसका काम है, तहसीलदार का काम है कि जो रिकॉर्ड है उसकी नकल जो है आसानी से मिल जाए किसानों को। और वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जाए। आपने सुना होगा अभी जो केंद्रीय विद्यालय का जो फॉर्मेट आया था, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट था उस पर तहसीलदार का ही साइन वगैरह होता है, ठीक है। डीएम के पक्ष में उसी का होता है, तहसीलदार का। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, तहसीलदार के क्या काम होते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। ज़मीन का जो विवाद होगा ना, गांव वगैरह में बहुत होता है, इवन शहर में भी, ये कौन सुनता है, तहसीलदार। पता चल गया। अब ये पढ़ लेते हैं नया कानून जो आया है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। आपको पता होगा कि इसमें बेसिकली यही है कि जैसे कि
ये पितृसत्तात्मक चलती आ रही है ना कि जो फादर है उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी। तो इसमें लड़कियां, महिलाएं, घर की औरतों को बाहर कर दिया गया। तो यहीं पर अधिकार दिया गया है महिलाओं को, लड़कियों को भी, इसमें जमीन हो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो इसमें लिखा हुआ है कि आमतौर पर आपने ध्यान से सुना होगा, जब भी आपको कोई बोले कि किसान के बारे में सोचो, तो आपके मन में किसकी इमेज आएगी? फीमेल की आएगी कि मेल की आएगी? तुरंत सोच के बताओ। आप यही सोचोगे किसान मतलब कोई आदमी होगा, कोई पुरुष होगा। तो महिलाओं की हैसियत, ऐसा नहीं, महिलाएं भी उतना ही काम करती हैं। आप देखो गांव में जाके एक पुरुष के साथ साथ एक जो हस्बैंड, उसकी बीवी खेत में लगी रहती है, उसकी लड़कियां हैं वो भी लगी रहती हैं, बट फिर भी इमेज हमेशा पुरुष की आती है। महिलाओं की हैसियत जो है वो खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। चाहे वो दिन रात काम करे, बट उसको एक हेल्पर के तरीके से देखा जाएगा। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कोई ये नहीं सोचेगा कि ये जो औरत है ये भी जमीन की मालिक हो सकती है। सब लोग क्या सोचेंगे? इसका हस्बैंड होगा। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन जो है बेटों में बांट दी जाती थी। ठीक है, और हाल ही में यह कानून बदल दिया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में, ठीक है, इस कानून, ये हिंदू अधिनियम है, ये धारा याद रखना 2005, ये नया कानून है, याद रखना। ये पूछता है कि किस अधिनियम के थ्रू हुआ है। तो अब इसको बदल दिया गया इस कानून को, और अब नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से क्या हुआ है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई शादीशुदा जो है, बट उसके फादर की भी प्रॉपर्टी उस लड़की को मिलेगी। यही सेम चीज़ है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि अब ये अधिनियम, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत अब जो ज़मीन होगा वो सब में बटेगा। मतलब सब में का मतलब अगर कोई पुरुष है तो उसकी बीबी, उसका बेटा, उसका बेटी, सभी को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली यहीं पर इसलिए बताया गया है कि ये जो लड़की है वो, यहाँ पर कुछ है नहीं खास, बट ये जो लड़की वो चाहती है कि मेरा पिता के घर में भी कुछ नहीं है और जो है वो भैया को मिल जाएगा, और उसके बाद से मुझे बता दिया जाएगा कि मेरा घर में कोई हिस्सा नहीं है, ना ही मेरी माँ का है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना एक घर चाहिए, ना ही मुझे कोई दहेज चाहिए, ना ही सोना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी, क्योंकि घर में भी मेरा कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि जब से ये अधिनियम आया है तब से बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव एक जो है माइंडसेट भी आया, और कुछ लोग इसको नेगेटिवली भी लेते हैं क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। आप भी देखो, ये तो अधिनियम तो बना है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है? इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भी आज का जो चैप्टर था बेसिकली आपको गांव से रिलेटेड कि पटवारी का क्या काम है, राजस्व विभाग का क्या काम है, पुलिस थाना और जो हिंदू धारा अधिनियम है, इसमें यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो पटवारी वाले से आता है कि ज़मीन का लेखा जोखा कौन रखता है? पटवारी, जिसको हम लेखपाल भी बोलते हैं। और जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है उसकी भी जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। टॉपिक बहुत छोटा है, एक पेज में ही आप अपना सारा नोट्स बना लेना, पीडीएफ में भेज दूंगी। पुलिस का क्या काम होता है? जो भी इसका कार्य क्षेत्र है, उसमें जो भी दुर्घटना हुई है, चोरी हुई है, कोई भी विवाद है, वो यहीं पर जो है थाने में रपट लिखाना पड़ता है। पटवारी के कोई दो काम, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी। जमीन का लेखा जोखा, भूमि रिकॉर्ड रखना, ये है पटवारी के काम। तहसीलदार का काम मैंने आपको बताया है, जिलाधिकारी के नीचे होता है। ये पटवारी का निरीक्षण करता है कि पटवारी काम सही से कर रहा है या नहीं, जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, किसानों को जो है जो भी रिकॉर्ड है उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तहसीलदार का काम होता है। एक बिटिया की चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके पहले हम लोगों ने पंचायत के बारे में पढ़ा था, तो पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसा जुड़ा हुआ है ये आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो बस ये चैप्टर ख़त्म। बहुत छोटा सा चैप्टर है। बाकी कोई भी और आपकी डिमांड होगा तो ज़रूर बताना। वैसे आप हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 चैप्टर पढ़े। आप एक दिन में जो एक चैप्टर पढ़ रहे हो इसको 10 बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि बहुत कंटेंट अपने दिमाग में सोचोगे ना कि बस पढ़ते जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है अगर वो चीज़ें आपको याद नहीं है। तो 10 कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि आप एक कंटेंट को 10 बार पढ़ें। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें गलत नहीं करेंगे। बट अगर आपने 10 कंटेंट पढ़ लिया, उसका रिवीजन नहीं किया आपने, तो भले से इसमें से 5 क्वेश्चन भी आए, आपके 5 गलत हो जाएंगे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। समझ में आया? तो पेपर निकालने का सिंपल सा एक चीज़ है कि जितना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन जरूर करो। बाकी मैं तो हुई आपको क्लास वगैरह देने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो। एंड वो दिन दूर नहीं जिस दिन वीडियोस पे 500 लाइक्स भी जरूर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।